नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। आज हम मुलाकात कर रहे हैं देश के मशहूर किसान नेता, जिन्होंने किसानों को लेकर तमाम चीज़ों पर सरकार को घेरा, सरकार के सामने खड़े हुए और खम ठोक कर लगातार पूरे देश में किसानों की समस्याओं को लेकर यात्रा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि आखिर कैसे किसान का भला हो, कैसे किसान मुख्य धारा में शामिल हो और कैसे किसान सम्मान का पर्याय बने। हमारे साथ आज मौजूद हैं ठाकुर पूरण सिंह, किसान नेता। ठाकुर साहब, आपका स्वागत लोकमत पर। पूरण सिंह जी, एक कविता मुझे अक्सर याद आती है और ये मैं आप इस कविता का मर्म समझेंगे। डॉक्टर कुंवर बेचैन लिखते हैं कि दिलों की सांकलें खोलो, जहन की कुंडियाँ खोलो, बड़ी भारी घुटन है, द्वार खोलो, खिड़कियाँ खोलो, कसी मुट्ठी को लेकर आए हो, गुस्से में हो शायद, मिलाना है जो मुझसे हाथ तो ये मुट्ठियाँ खोलो, तुम्हारे घर की रौनक ने जो बांधी है अंगोछे में, चलो आओ बैठो पसीना पोंछो और ये रोटियाँ खोलो, सुनो 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 ये खुदकुशी भी बुज़दिली है, खुद को समझाकर तुम अपने हाथ से अपने गले की रस्सियाँ खोलो। सरकार की वार्ताओं से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर तमाम बैठकों तक आप मौजूद रहे। आपने जो किसान आंदोलन चला उसको भी नज़दीक से देखा। हर बार ऐसा लगता है, एक उम्मीद जगती है जब किसान आंदोलन या किसान के बारे में कोई चर्चा होती है। किसान, दूर बैठे किसान को जो बिल्कुल ग्रामीण एरिया में बैठा है, उसको उम्मीद होती है कि अब शायद कुछ बड़ा क्रांतिकारी बदलाव किसान की ज़िंदगी में होने वाला है, लेकिन दरअसल ये हो नहीं रहा है। किसान आज भी इस इंतज़ार को इस बाट जो रहा है कि कैसे वो खुशियाँ, कैसे वो जो उम्मीदें हमारी पूरी होनी है वो हमारे दरवाजे तक आएंगी। किसान सम्मान निधि, तमाम तरह के फैसले सरकार भी कर रही है, आप लोग भी लगातार राज्य स्तर पर जाकर, बड़ा सवाल है लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा है किसानों के बारे में। तो क्या लगता है कि किसान का इंतजार कब खत्म होगा? किसान का दुर्भाग्य है देश के और देश के किसान नेताओं का और देश की राजनीति का। किसान हमेशा फसलों के दाम मांगता रहा, भाव मांगता रहा और बटा रहा। ये राजस्थान का किसान, ये हरियाणा का किसान, ये पंजाब का किसान, ये तमिलनाडु का किसान। पूरे देश के सांसद, अलग अलग दलों के लोग मिलकर दिल्ली में सरकार बना सकते हैं, लेकिन पूरे देश का किसान, पूरे देश के किसान नेता एक जगह इकट्ठा होके सरकार से अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। ये भाव की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है अधिकार की। फैक्ट्री में दिलबाग बनाने वाला आदमी, जिस पर लिखा हुआ है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, उसे रेट डालने का अधिकार है। शराब की बोतल पे लिखा हुआ है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन उसे उसका मूल्य तय करने का अधिकार है। लेकिन दूध बेचने वाले किसान को दूध का मूल्य तय करने का अधिकार नहीं है। गेहूं पैदा करने वाले किसान को गेहूं का मूल्य तय करने का अधिकार नहीं है और गन्ने के किसान को गन्ने का मूल्य अधिकार नहीं है तय करने का। इसीलिए लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। ये लड़ाई अधिकार की है, भाव की लड़ाई नहीं है। भाव में सरकारों ने हमेशा किसानों को फंसा कर रखा। कभी एमएसपी, दुर्भाग्य समझिए इस देश का। डॉक्टर स्वामीनाथन जी हमेशा से कहा कि किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए और उनके मरने के बाद भारत रत्न दिया गया, लेकिन उनके जिंदे जी सरकार ने उनकी बात स्वीकार नहीं करी। ये दुर्भाग्य इस देश का है और इसीलिए मैं बार बार ये बात कहूं कि देश के किसान को भाव नहीं चाहिए, देश के किसान को अधिकार चाहिए। फसल वो कहीं बेचे, जब आप उसकी वोट लेने के बाद 2.5 लाख रुपए महीने तनख्वाह लोगे, 5 करोड़ रुपए निधि लोगे, आपका टोल भी फ्री है, आपका मोल भी फ्री है, आपका तोल फ्री है, आपका हॉस्पिटल फ्री है, आपका स्कूल फ्री है, तो किसान को भी शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा फ्री दे सरकार। क्या हमारा अधिकार नहीं है? ये लड़ाई अधिकार की है, भाव की लड़ाई नहीं।
नहीं, अधिकार क्या लगता है कि अधिकार किसान को मिल रहा है या किसान के नहीं पास है। अधिकार है? क्या अधिकार है? आप उसे वोट लेने के बाद आप वोट लोगे, सदन में जाओगे, तो आपकी तनख्वाह कितनी होगी? 2.5 लाख रुपए। मैं तो कहा ना सरकार के साथ कि एक सांसद की 1 महीने की जितनी तनख्वाह है, एक सांसद की 1 महीने की जितनी तनख्वाह है, इतनी वार्षिक आय सुनिश्चित कर दो किसान परिवार की। क्यों सब्सिडी दे रहे भाई आप? हमें तो नहीं चाहिए 2,000 रुपए, हमें नहीं चाहिए सम्मान नहीं, निधि। अभी एक मतलब दुर्भाग्य में इसे कहूँगा कि किसान आंदोलन को हम भी लंबे समय से चलता देख रहे थे। किसान आंदोलन करते, अपने हकों की मांग करते। हालांकि आज देश में कर्मचारियों के लिए संगठन है, व्यापारियों के लिए संगठन है, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए संगठन नहीं है। लेकिन किसानों के लिए कोई ऐसा संगठन नहीं है। आज भी अगर आप राज्यों में जाएंगे तो किसान आयोग के दफ्तर किसी मंडी के किसी कमरे में आपको चलते मिलेंगे। और सरकारें, आप किसी दल को दोष नहीं दे सकते, सारी सरकारें कतई गंभीर नहीं किसान के मुद्दे को लेकर। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो मैं वर्तमान समय में देखता हूँ, ये बहुत ऐसा ज्वलंत सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसान को लाल झंडे के नीचे बांट दिया गया, किसान को हरे झंडे के नीचे बांट दिया गया, किसान को केसरिया झंडे के नीचे बांट दिया गया, किसान को किसी नीले झंडे के नीचे बांट दिया गया। तो किसान को झंडों के नीचे कर दिया गया, रंगों के नीचे कर दिया गया। जहां ऊपर लाने की बात थी, जहां किसान को एकजुट करके कहीं उसका उत्थान करने की बात थी, वो उत्थान नहीं कहीं दिख रहा है मुझे। पूरे देश में देखता हूं, आंध्र प्रदेश में चावल बिक रहा था, वहां पर एमएसपी बढ़िया थी, और वहीं चावल की एमएसपी उत्तर प्रदेश में चावल सरकार खरीद नहीं रही थी, गन्ना खरीद नहीं रही थी। तो आप से हमारे जो सवाल हैं वो दरअसल लोगों को, किसानों को ये महसूस होना चाहिए कि ठाकुर पूरन सिंह एक नए बदलाव की बात कर रहे हैं, एक नई चेतना की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि किसान को झंडों में बांट दिया गया है और अधिकार की बात कहीं ना कहीं आज भी किसी कुटिया में दबी पड़ी है, जो शायद बाहर निकलने की उम्मीद मुझे अभी नहीं लगती। देखो, दुर्भाग्य क्या है कि जब देश पे ब्रिटिश शासन था तो 2 धाराएं देश में काम कर रही थी। एक धारा थी जो चाहती थी कि देश आजाद हो, लेकिन फिर उसके बाद हम देश पे शासन करें। एक धारा थी जो चाहती थी कि देश आजाद हो, लेकिन संपूर्ण देश आजाद हो, उसके बाद कोई लड़ाई समाप्त ना रहे, 35 करोड़ लोगों को आजादी महसूस हो। दोनों अपने मकसद में काम रहे। एक वो जिसे देश आजाद होने के बाद राज करना था, उन्होंने राज करा, और एक वो थे जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए फांसी खाई, उनके हिस्से में फांसी आई। दोनों कामयाब हुए। आज भी कुछ नहीं बदला। कुछ लोग लाल झंडा, नीला झंडा, केसरिया झंडा, पीला झंडा, उसके नीचे लग के चाहते हैं कि हम देश पर राज करें, और कुछ लोग चाहते हैं कि देश फिर आजाद हो। लड़ाई बराबर है। आजाद होने के बावजूद भी इस देश का व्यक्ति आजाद नहीं है। 543 सांसद, 4,500 विधायक, उसके बाद सारे ब्यूरोक्रेट्स, सारे उद्योगपति, इसके सिवा देश का एक व्यक्ति यदि आजाद हो तो उसका मुझे नाम बतावे सरकार। मोदी जी कहें कि सन 2047 में यह विकसित भारत होगा, और यह कल्पना से बाहर का विषय है कि जिस देश के सन 2025 में 80 करोड़ लोग अनाज फ्री ले रहे हो, आप 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटते हो, तो 47 में देश विकसित हो जाएगा? नहीं हो सकता, किसी कीमत पर नहीं होता। 80 करोड़ लोगों को जिस दिन आप लैपटॉप बांटोगे, जिस दिन 80 करोड़ लोगों के हाथ में डिग्रियां होंगी और वो स्वाभिमान से नौकरी कर रहे होंगे, जिस दिन किसान को फसलों के भाव के साथ स्वाभिमान से जीने का अधिकार होगा, जिस दिन कंपनियों में गई किसानों की जमीन का हिस्सेदार होगा किसान, जिस दिन HI में गई हुई जमीन का हिस्सेदार होगा किसान, वो बच्चा जो डिग्री लेकर कॉलेज से घर जावे उससे पहले उसे नौकरी मिले, तब विकसित हो सकता है भारत। 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देने से, 2,000 रुपए सम्मान निधि देने से, विकलांग पेंशन देने से, विधवा पेंशन देने से देश विकसित नहीं हो सकता। तो ये जो झूठे बात आप करते हैं, ये झूठ से आपको सच की ओर जाना पड़ेगा।
आपको पाकिस्तान का तो जहर नजर आवे, आपको चीन का बॉर्डर तो नजर आवे। आप ये तो देखते हैं कि चीन की सेना कहां तक घुसेगी, लेकिन कभी पेट का पैमाना भी तय करो साहब कि भूख कितने अंदर तक गई हुई है, तो आपको लगता है बेरोजगारी कितने अंदर तक चली गई। आपको लगता है राजनीतिक दलों में ये गंभीरता पैदा हो पाएगी? क्योंकि राजनीतिक दल किसान की बात करते हैं और बहुत संवेदनशीलता से बात करते हैं। मैंने कई नेताओं को रोते हुए देखा है किसानों की बात करते हुए, लेकिन MS स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी उस पर किसी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। और इसके बाद कहीं भी जब मैं पंजाब और हरियाणा में जिस तरह किसान आंदोलन हमने देखा, तो कोई एक ये लग रहा था कि इसके बाद कहीं ना कहीं कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। लेकिन राजनीतिक दलों की गंभीरता महज कहने भर की है या दिखाने भर की है, जमीनी स्तर पर वो नज़र नहीं आ रही है कहीं। एक सदन लगा महाभारत काल में, और उस सदन में वीर योद्धा जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञाएं ली, भीष्म पितामह, कुलगुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सब बुद्धि और बलवान लोग थे और बड़ी बड़ी बात करने वाले थे। वो आंसू वहां भी बहाए गए, लेकिन जब द्रौपदी का चीर उतरा तो भीष्म पितामह मौन थे, गर्दन नीची थी। वहां बड़े बड़े योद्धाओं की गर्दन नीची थी, वहां धनुर्धर दुर्योधन बोल नहीं पाया, वहां युधिष्ठिर बोल नहीं पाया, वहां भीम की गदा मौन थी। ये बात कहना किसानों के बीच में आंसू निकाल के आप उसकी वोट ले सकते हैं, लेकिन 75 साल में आप किसान को उसके चीर हरण से रोक नहीं पाए। इसलिए उसका चीर कौन रोकता है? वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो ईश्वर जो ऊपर बैठा है, वो सिर्फ उसके आंसुओं को पोंछने का काम करता है। सामर्थ्य दे उसके अंदर, तेरी फसल बर्बाद होगी जब भी तेरे अंदर सामर्थ्य है। और 14 महीने के आंदोलन में 750 किसान शहीद हो जा, और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बार मात्र माफी मांग के आंदोलन को समाप्त कर दें। अरे भाई, तुम देश के प्रधानमंत्री हो, तुम्हें यह कहना चाहिए था कि 750 लोगों के किसानों की शहादत का मुझे दुख है, और आज इसी वक्त देश की हर एक फसल की MSP नरेंद्र मोदी जी ने तय कर दी। अब कोई फसल बिना MSP के देश में नहीं बिकेगी। क्या कहा आपने कि मुझसे गलती हुई और मैं समझा नहीं पाया, इसलिए देश से माफी चाहता हूं। क्यों भाई, किस चीज की माफी? क्या द्रौपदी का चीर अगर ईश्वर ना रोकते तो भीष्म पितामह की आंखों के सामने उतर रहा था। ये लड़ाई स्वाभिमान की है, किसान के अधिकार की है, और उम्मीद नहीं 100% विश्वास के साथ ये वादा है हमारा कि सरकारों से अपना अधिकार लेकर आएंगे। एक सवाल मेरे जहन में बार बार गूंजता है, दशकों से गूंजता है, और बार बार मैं हर किसान नेता से पूछता हूँ, अपने आप से पूछता हूँ, सरकार का कोई नुमाइंदा होता है उससे पूछता हूँ, तमाम लोगों से पूछने की कोशिश करता हूँ। एक सवाल फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो लगातार जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाया, कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। किसकी कमी है? किसकी कमी है? किसान की कमी नहीं है, सरकारों की कमी है। जब आपने ये कहा कि देश विकसित होगा, आपने कहा टेक्नोलॉजी है, आपने कहा तो जरूर, लेकिन फिर आपने सन 1950 में देश आजाद हुआ, 52 में पहली बार चुनाव हुए, और 52 के चुनाव में आपने कहना शुरू किया उत्तम खेती मध्यम बाण तीजे नौकरी भीख समान। तो किसान स्वाभिमान से जमीन जोत रहा था, बो रहा था, क्योंकि देश में कमी थी अन्न की कमी थी देश में। तो किसान को क्या कहा? जय जवान जय किसान। वो बेचारा स्वाभिमान से खेती करता रहा, और जब लड़ाई की बात हुई, देश की सुरक्षा की बात आई, तो जो बच्चा उसके पैदा हुआ उसने भेज दिया देश के बॉर्डर पे, तुझे गेट की रक्षा करनी है और मुझे पेट की रक्षा करनी है। एक गेट की रक्षा करता रहा, एक पेट की रक्षा करता रहा, और हिंदुस्तान के लोग राजनीति बनाने में लगे रहे। वो किसान का क्यों नहीं बन पाया? वो क्योंकि सपने दिखाए गए उसे। 75 साल से नारे को हम सुन रहे हैं, जय जवान जय किसान,
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, उसमें ये नारा और जुड़ गया जय विज्ञान। तो जय किसान नहीं हो पाया, ये व्यथा है, क्योंकि 2-4 डंडे हमने भी खाए होंगे, 10 डंडे 100 डंडे हमने भी खाए होंगे जब कवरेज कर रहे होंगे इन आंदोलनों की। तो ये व्यथा है कि जय किसान नहीं हो पाया इस देश में। मेरा तो निवेदन है, किसान के बच्चों से मेरा आग्रह है कि वो बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, बीटेक, एमटेक, आईआईटी, एमबीबीएस करें, लेकिन वो गर्व से कहेंगे कि मैं किसान हूं। उसे कहना चाहिए। शिक्षा किसानी से दूर नहीं कर सकती आपको। अगर शिक्षा किसानी से दूर जाती तो फिर कृषि वैज्ञानिक बनाने की जरूरत क्या है? आप क्यों बीज शोधन केंद्र बना रहे? आप फिर क्यों कृषि विज्ञान केंद्र बनाए जा रहे? क्यों बीएससी, बीटेक, एमटेक आप एग्रीकल्चर से करवाने की परंपरा को जोड़ रहे? किसान पढ़ने का मतलब किसानी से दूर होना नहीं है। पढ़ने का मतलब किसानी को आधुनिक बनाना है। आप राइफल लेकर आओगे जापान से, आप टेक्नोलॉजी लाओगे जापान से, लेकिन भारत का बच्चा जो आज ब्रिटेन में भी बड़े पद पर हो सके, आज भारत की महिला पहले अमेरिका की उपराष्ट्रपति हो सके, तो भारत की महिला को भारत में सम्मान क्यों नहीं दिया जा सकता? भारत की महिला को कृषि से जोड़ के उसे क्यों नहीं इंजीनियर बनाया जा सकता? यहां ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ बस पे अच्छा लगे, यहाँ सम्मान नहीं हो सकता। चाहते तो बहुत है जोश में भगत सिंह एक बार फिर पैदा हो, लेकिन पड़ोस में। अब वो मैं तो कह रहा हूं पड़ोसी के भी हो जाए जब भी देश के लिए ही मरना है। लेकिन नहीं हो रहा ना कि जय किसान नहीं हो पा रहा है। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर मेरी जमीन, व्यापार का एक नियम है, मेरे पास पैसा है, आपके पास जमीन है, व्यापार का नियम है, मेरे पास पैसा है, तुम्हारे पास जमीन, दोनों मिलकर ना 50-50 का बिजनेस करेंगे। ठीक है, मेरी जमीन होगी, आपका पैसा हो गया। लेकिन सरकार ने कभी नहीं करा है कि भाई एक रोड निकलेगा दिल्ली से जयपुर, तो दिल्ली से जयपुर जो रास्ता जाएगा, जो किसानों की जमीन उसमें जाएगी, उस जमीन पे जो टोल लगेगा, जब तक टोल में हिस्सेदारी रहेगी किसान की, जब तक टोल चलेगा, इस किसान को कब फायदा होगा? जब उसकी हिस्सेदारी होगी रास्ते में। 4 गुना पैसे देके तो बर्बाद कर दिया आपने किसान। पूरन जी, एक बहुत बड़ा मजाक मुझे लगता है कि 60 रुपये लीटर का दूध किसी बड़े कैफ़े शॉप में, किसी बड़े कैफ़े में 800 रुपये की कॉफ़ी बन जाता है, 600 रुपये की कॉफ़ी बन जाता है। आलू का चिप्स किसान के खेत से रुपए किलो में ही चलता है आलू, लेकिन वहाँ जाके थैली में बंद होके वो 1000 रुपये किलो हो जाता है आलू। और उसको उगाने वाला, उसका रचयिता, उसका जनक, भूमिपुत्र, धरतीपुत्र किसान, वो फिर भी उम्मीदें लिए खड़ा है। तो कहीं ना कहीं मैं इस सवाल को इससे जोड़ रहा हूँ कि राजनीतिक दल गंभीर नहीं है और सरकारें गंभीर नहीं है और किसान संगठन पूरे देश में एकजुट नहीं है। और धरती पर अगर किसानों का आंदोलन आया, समाप्त हुआ, जो भी कुछ हुआ, लेकिन वो गंभीरता अभी भी पैदा नहीं हो पाई है जिस गंभीरता की आवश्यकता किसान के अधिकारों के लिए, किसान के हक के लिए होनी चाहिए। गंभीर सवाल है और गंभीर विषय है और आसान भी नहीं है। लेकिन एक बात हम पूरी ईमानदारी से कह सकें कि मॉल में बिकने वाला आलू का एक पीस और मॉल में बिकने वाले गन्ने का एक पीस आज हजारों रुपए में बिक जरूर रहा है। लेकिन ये भी हमारा वादा है कि इस दिन, एक दिन वो भी हम तय करेंगे जिस दिन इस चिप्स के पैकेट को लेने के लिए और उस गन्ने के बीज को लेने के लिए किसान के खेत में ही जाना पड़ेगा। मैं आप कह रहे थे नहीं आने देंगे। आप हिस्सेदारी की बात, हिस्सेदारी की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। अगर मॉल में हमारा माल बिकेगा तो हमारी हिस्सेदारी से बिकेगा। हिस्सेदारी अब नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? हाँ, लेंगे उसे। वो कैसे लेंगे? लेंगे ऐसे ही, तय करेंगे सरकारों के साथ। यही लड़ाई है। सरकार छोटे छोटे मुद्दों पर आपकी बात नहीं, लड़ाई है हमारी। सरकार छोटे छोटे मुद्दों पर भी बात नहीं मान रही। मेरी लड़ाई तो हिस्सेदारी की है। हिस्सेदारी मैं तय करूंगा। हिस्सेदारी लेंगे कैसे? ऐसे ही लूंगा। किसान के देश को उत्तर प्रदेश से हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात। मेरा किसानों को इकट्ठा करके भाव मांगना नहीं है। मेरी लड़ाई भाव की नहीं है, मेरी लड़ाई दांव की नहीं है, मेरी लड़ाई हिस्सेदारी की है। मेरा सवाल इसलिए आपसे है कि हमने देखा किसान आंदोलन के बाद
और उसके समकक्ष कई चुनाव हुए राज्यों के, और लोकसभा का भी चुनाव हुआ, और बहुत नज़दीक से मैंने देखा किसान नेता चुनाव में थे। और ऐसे इलाकों से जहाँ पर बड़ा वर्ग जिसको कहेंगे ग्रामीण एरिया था, वहाँ पर भी किसान नेता बहुत बुरी हालत में थे चुनाव के दौरान। मतलब चुनाव उनके लिए बिल्कुल एकदम जिसके कहेंगे मजाक होकर रह गया और कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो क्या लगता है कि इतने किसान संगठन जिनसे सरकारें डर जा रही हैं और किसान संगठनों ने बिल्कुल पूरा अपना भौकाल मचा रखा है, बावजूद इसके किसान संगठन जमीनी स्तर पर ग्रामीण इलाकों में जहाँ कृषि इलाके हैं वहाँ पर एक सीट नहीं निकाल पा रहे हैं? आपको नहीं लगता यह हास्यास्पद है, या लोगों का साथ, या किसान को किसान का साथ नहीं मिल पा रहा है? देखो, यदि आप मंच पे ये कह रहे हैं कि बैंगन खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब पीनी नहीं चाहिए, यदि आप मंच से घोषणा कर रहे और फिर अलग कमरे में बैठ के आप शराब पियोगे, बैंगन को घर जाके बना के अच्छा खाओगे, तो पागल तो जनता है नहीं। अब 5 साल तो मैं अराजनीतिक हूं, 5 साल से तो मैं कह रहा कि भाई हम तो अराजनीतिक किसान संगठन चलाते हैं। 5 साल पहले कहते हैं ना कि इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, हम सरकार में भागीदारी करेंगे। इस वक्त इस बार विधानसभा हो लोकसभा हो, इस बार भागीदारी होगी सरकार में। 5 साल से कहते हैं ना आप, 5 साल तो आप खड़े रहे, आंदोलन करते रहे सड़क पे, अराजनीतिक अराजनीतिक। आपने इतना साहस, ये दुस्साहस कहते हैं वैसे, लेकिन आपने साहस किया कि सच बोला क्या जाए। है ये राजनीतिक? आप वोट डालोगे, चुनाव नहीं लड़ोगे, अराजनीतिक हैं आप। अराजनीतिक की राजनीतिक बन के सरकार में हिस्सेदारी करनी पड़ेगी, तब हमारा गन्ना मोल में बिकेगा। तो क्या लगता है कि जो किसान संगठन राजनीतिक अराजनीतिक होने की बात करते रहे, वो चुनावों में भी उतर गए अराजनीतिक होते हुए? तो जनता क्यों वो दे? जब आप अराजनीतिक, भाई आप बैंगन खाते ही नहीं तो फिर बनवा क्यों रहे? लेकिन दूर किसान कहीं बैठा, उसकी हिम्मत टूट जाती है, उसको लगता है कि मेरा एक नेता खड़ा है दिल्ली में, उससे सरकारें बात कर रही हैं, और वो जाके किसी विधानसभा के चुनाव में चुनाव हार जाता है। परिवर्तन संसार का नियम है, होगा परिवर्तन, होगा। तो इस पॉलिसी की जरूरत है पूरन सिंह जी, बहुत आज के परिवर्तन। समय में जरूरत है कि किसान के अधिकार कैसे पुख्ता हों, और आप उसको कैसे पुख्ता करेंगे, क्योंकि सरकारें तैयार हैं या सरकारें चाहती हैं, लेकिन अभी ये मसौदा किसी के पास नहीं है कि आखिर होना क्या चाहिए। होगा, हमारे पास सब है, और समय पे आके इसी स्टूडियो में एक दिन आऊँगा, और ईश्वर मेरा और किसान मेरा भगवान, इसी स्टूडियो में एक दिन आऊँगा और ये सवाल का जवाब लेकर आऊँगा कि आज सरकार में हिस्सेदारी है कि नहीं है। आज मोल में गन्ना किसान का, गेहूं किसान का है, तो हिस्सेदारी भी किसान की है। आज रोड बना तो टोल में हिस्सेदारी है, 4 गुना रेट में हिस्सेदारी नहीं चाहिए। ये हिस्सेदारी लेके भी एक दिन आऊँगा। तो आपको लगता है कि जो 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो का आलू है, जो 1000 किलो बिकता है थैली में हवा भर के बंद करके, वो हवा बिकती है, आलू नहीं बिक रहा है अभी। तो अभी हवा बिक रही वो है। हवा और विज्ञापन सब बिक रहा है, उसमें किसान को हिस्सेदारी मिल जाएगी, मिलेगी। और जो 60 रुपए लीटर का दूध 800 रुपए लीटर बिक वो रहा भी है हिस्सेदारी किसान की कॉफी होगी। बन के किसी बड़े कैफे हाउस में, उसमें भी हिस्सेदारी मिल जाएगी। 100% लोगों को बहुत उम्मीदें हैं आपसे, देश भर में यात्राएं करते हैं, किसान से क्या कहना चाहते हैं वहां देखकर? किसान से सिर्फ एक निवेदन है, एक आग्रह है, अपने आप को पहचानें। जितनी उंगली में ईवीएम में आपकी वोट की ताकत है, इतनी आदरणीय मोदी जी की वोट की ताकत है। इतनी ताकत अडानी की वोट में है, इतनी ताकत अंबानी की वोट में है। शाहरुख खान की वोट में भी इतनी ताकत है जितनी ताकत आपकी वोट में है। आप अपनी वोट को पहचानें, और जैसे किसी फिल्म का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी जहाँ, तो हमारी फसलों के भी पैदा होने पे इस देश का प्रधानमंत्री हमारी फसलों का उद्घाटन करने के लिए जा। हमें समझना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, हमें भाव नहीं चाहिए, हिस्सेदारी की लड़ाई है। हिस्सेदारी के लिए सारा देश, भारत का किसान तैयार रहे। फिर एक बार बड़ा आंदोलन, बड़े हिस्सेदारी के साथ आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। किसान लगातार दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में, पूरे भारतवर्ष में ये इंतजार कर रहा है कि एक दिन वो आएगा, एक सूरज उगेगा नए दिन का, और उस दिन दिल्ली से बड़ा फैसला होगा किसानों के हक में। किसान सम्मान निधि भी दी जा रही है, तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर किसान को मिलना है वो शायद कहीं अभी बाकी है।
तो किसान की उम्मीद है, पूरे देश के किसान की, कि ये शायद किसी दिन मिलेगा, वो एक दिन सूरज उगेगा, वो इस देश के भूमि पुत्र का होगा, इस देश के धरती पुत्र का होगा। और शायद इसी मशाल को लिए ठाकुर पूर्ण सिंह भी यात्राएं कर रहे हैं कि शायद ये मशाल किसी दिन उस सूरज बनकर किसानों की उम्मीद को पूरा करे। अब देखना ही होगा कि आगे क्या होता है। बहरहाल किसान की उम्मीद कहीं ना कहीं अभी अंधेरे में है। देखते रहिए आप मेरे साथ लोकमत राजस्थान। अगली बार मिलेंगे किसी बड़ी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।